हाय एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मानचित्र। आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। आप पिछली कक्षा में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या होता है? एटलस। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसे राजनीति या राज्यों व उनकी सीमाओं के बारे में होगा। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक चित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले जानते हैं दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने को पर दर्शाता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार का पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज पर दिखाना होता है
तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिशा, एक दिक्सूचक है इसका। ये देखिए, इस सुई की दिशा हमेशा उत्तर में होती है। आइए जानते हैं दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे चित्र जो 4.2 में या 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच के 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व द और पू से, दक्षिण पश्चिम द प तथा उत्तर पश्चिम उप। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। नंबर 1, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। आप यहाँ से इस चित्र के ज़रिए पता लगा सकते हैं। यहाँ पे विकास का घर, शीला का घर और करीम का घर है। ये आपका पैमाना है, ये दुकान है, ये कुआं है, ये विद्यालय है, खेल का मैदान। आप पता लगाइए विकास का घर से विद्यालय कितनी दूरी पे है, दुकानें कितनी दूरी पे हैं, खेल का मैदान कितनी दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जैसा कि इस चित्र 4.2 में दिखाया गया है। अब क्या होता है प्रतीक? ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेलवे लाइन, इसका प्रतीक इस तरीके से है। सड़कें, पक्की और कच्ची सड़कें, पक्की सड़कों को इससे और कच्ची सड़कों को इस तरीके से दर्शाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला। अब ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरीके से, राज्य की सीमा इस तरीके से और जिला की सीमा इस तरीके से प्रतीक से दर्शाया जाता है। यह है नदी का प्रतीक, ये कुएं का, और ये तालाब का, ये नहर का प्रतीक है, और ये पुल का। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये मंदिर का, ये गिरजाघर का, ये मस्जिद का, और ये छतरी। अब पीओ से क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। और ये होता है पीटीओ से पोस्ट ऑफिस एवं टेलीग्राम ऑफिस, और ये पीएस पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके के प्रतीक से बस्ती को प्रदर्शित किया जाता है, और इस तरह के प्रतीक से कब्रिस्तान को। इस तरीके से के प्रतीक पेड़ और ये घास। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप बताइए, ये प्रतीक किसका है? बस्ती का। ये मंदिर, ये कौन सी सड़क है? कच्ची की पक्की? ये रेलवे लाइन। आप देखिए क्या है? नदी है, ये मंदिर है, ये छतरी है, ये पेड़ पौधे। क्या इसमें घास को दर्शाया गया है? यहाँ पे देख लीजिए, ये पुल का निशान है। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र, आइए जानते हैं रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आइए जानते हैं खाका। खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक मानचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक, और कुछ करके सीखिए। स्कूल भवन एनसीईआरटी वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। ठीक, आगे है अभ्यास। यह सवाल जवाब, सवालों प्रश्न उत्तर, इसका प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा, या हम अलग से किसी क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।